नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग पीवीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एवीएसटी के पेपर संक्रिया विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अध्याय परिवहन प्रतिरूप के अंतर्गत सुसंगत हल से अनुकूलतम हल की जांच की एक विधि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की चर्चा करूंगा। इस मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंतर्गत अनुकूलतम हल की जांच के लिए आवश्यक गणनाओं से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि जो हमारा प्राथमिक हल है, जो हमने तीन पूर्व में जो आपके साथ वर्णित जो विधियाँ बताई आपको, उत्तर पश्चिम कोना नियम विधि, न्यूनतम लागत विधि और बोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड बैम मेथड, इन तीनों में से किसी भी एक विधि से जो हमने प्राथमिक हल संभावित हल जो ज्ञात किया है वह समस्या उस हल के आधार पर विकसित हल है या अपविकसित हल है। क्योंकि मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का प्रयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कोई हल हमारा विकसित हल ना हो। तो प्रश्न आता है कि विकसित हल क्या है और अपविकसित हल क्या है। विकसित हल एक ऐसा हल है जिस समस्या में भरे हुए वर्गों की संख्या जो है m + n-1 के बराबर हो। m और n का अर्थ यहाँ पर है कि उस समस्या में जितने हमारी पंक्ति हैं और जितनी हमारी रो हैं, तो m + n का मतलब पंक्ति प्लस रो की संख्या। मान लीजिए कहीं 4 पंक्ति हैं, 3 कॉलम हैं, अगर मान लीजिए पंक्ति और कॉलम, तो 4 और 3 7 में से एक m + n-1 अगर अपन करेंगे तो उतने वर्ग उस प्राथमिक हल में भरे हुए होने चाहिए। तो जैसा मैंने कहा अभी कि भाई 4 पंक्ति हैं, 3 कॉलम हैं, तो 7 हुआ, उसमें से एक कम करें तो 6। तो इस प्रकार भरे हुए वर्गों की संख्या उस प्राथमिक हल में 6 होनी चाहिए। अगर 6 से कम भरे हुए वर्ग हैं तो ऐसी स्थिति में वह समस्या जो है अपविकसित हल कहलाएगा वह हल। तो पहले अपविकसित हल से हम उसको विकसित हल बनाएंगे। अब प्रश्न आता है कि भाई अपविकसित हल क्या हुआ कि जिसमें भरे हुए वर्गों की संख्या m + n-1 से कम है। तो विकसित हल क्या होगा कि जिसमें भरे हुए वर्गों की संख्या m + n-1 के बराबर हो। तो अपविकसित से विकसित बनाने के लिए मान लीजिए इस 4 पंक्ति और 3 कॉलम वाली समस्या में 4 और 3 7 में से एक कम करें, 6 भरे हुए वर्ग होने चाहिए। तो मान लीजिए एक वर्ग जो है वह हमारा कम पड़ता है, भरे हुए वर्गों की संख्या उसमें मान लीजिए 5 है, तो होने चाहिए 6 और हैं 5, तो यह अपविकसित हल है। अब अपविकसित हल से विकसित हल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितने वर्ग कम पड़ते हैं m + n-1 के बराबर करने के लिए उतने रिक्त वर्गों में हम एक काल्पनिक संख्या e मान करके लिख देते हैं और उस वर्ग को भरा हुआ वर्ग मान लेते हैं। तो रिक्त वर्गों में से किस में लिखेंगे, तो एक सामान्य सिद्धांत ये है भाई कि जिनमें न्यूनतम लागत हमारी है उन ऐसे किसी भी एक या दो जितने वर्गों की हमको आवश्यकता है m + n-1 के बराबर करने के लिए उतने रिक्त वर्गों में हम एक काल्पनिक संख्या e मान के लिख देते हैं। और इस तरह से सबसे पहला काम अपविकसित हल से विकसित हल बनाएंगे हम। अब विकसित हल बनाने के बाद अब हम इस विधि की चर्चा करते हैं कि अनुकूलतम हल की जांच के लिए हमें 2 राशियों की गणना की आवश्यकता होगी। पहला है पंक्ति मूल्य ui और स्तंभ मूल्य vj, और दूसरी जो हमें आवश्यकता पड़ेगी किसी भी रिक्त वर्ग को कार्यक्रम में सम्मिलित न किए जाने की विकल्प त्याग की लागत। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पंक्ति मूल्य ui और स्तंभ मूल्य vj की गणना अपन कैसे करेंगे। ui व vj की गणना भरे हुए वर्गों की लागत c के आधार पर की जाएगी। अब इसका सूत्र होगा आपका ui + vj। i और vj का मतलब है कि जो भी कोई सेल है, भरा हुआ सेल है, उससे संबंधित पंक्ति का मूल्य u और उससे संबंधित ui होगा और उससे संबंधित कॉलम का मूल्य vj होगा। तो उस भरे हुए वर्ग के ui और vj के योग
जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, CIJ। CIJ का मतलब उस भरे हुए वर्ग की जो लागत है प्रति इकाई परिवहन लागत के बराबर होनी चाहिए, होगा, ये सूत्र है इसमें। अब इसके लिए अब प्रश्न आता है कौन से वर्ग, कौन सी पंक्ति को हम आधार माने। तो सामान्यतः हम ये कोशिश करते हैं कि जिस पंक्ति में सबसे ज़्यादा भरे हुए वर्ग हैं, सर्वाधिक भरे हुए वर्ग हैं, उस पंक्ति का UI, अगर पहली है तो U1, दूसरी है U2, तीसरी है U3, तो UI का मतलब उसका क्रम जो है हम ऊपर से 1 2 3 ऐसे बांट देते हैं। तो जिसके सबसे ज़्यादा भरे हुए वर्ग हैं उसका UI हम 0 मान लेंगे और उनके आधार पर फिर हम शेष भरे हुए वर्गों के UI या VJ की गणना करेंगे। तो शेष भरे हुए वर्गों के UI और BJ की गणना करेंगे उस भरे हुए वर्ग के C कॉस्ट में से, यानी CIJ जो भरा हुआ वर्ग है उसके कॉस्ट में से अगर हमें V ज्ञात है उसका तो V घटा देंगे, V का मतलब उससे संबंधित कॉलम का मूल्य VJ घटा देंगे तो UI आ जाएगा, और अगर UI घटा देंगे तो उसका VJ आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंस के आधार पर हम निकाल लेंगे। तो हम सर्वप्रथम हम जितने भरे हुए वर्ग हैं उस भरे हुए वर्गों का UI और VJ की गणना करेंगे, और जिसका सूत्र मैंने आपको बताया कि U + B = C के आधार पर। अगला स्टेप में किसी भी रिक्त वर्ग के विकल्प त्याग की लागत की गणना इस सूत्र से करेंगे। विकल्प त्याग की लागत की गणना करेंगे और गणना का सूत्र होगा D = U + V - UI + VJ - CJ। यानी जो भी हमारा रिक्त वर्ग है, कोई भी रिक्त वर्ग है, अगर हम उसके विकल्प त्याग की लागत निकालें तो संबंधित रिक्त वर्ग के UI + VJ की योग में से उसकी कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट जो है CIJ घटा देंगे और डिफरेंस उस सेल में लिख देंगे। प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, 1 2 जो भी उसका डिफरेंस है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है समस्त रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत ज्ञात करने के उपरांत सुसंगत हल अनुकूलतम हल है या नहीं है इसकी जांच करेंगे, जो कि इस विधि के लिए मुख्य इसका जो आधार है कि भाई अनुकूलतम हल है या नहीं है। तो इसकी जांच हम निम्न आधार पर करेंगे कि यदि सभी रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत के मान ऋणात्मक आते हैं तो इसका आशय है कि दिया हुआ सुसंगत हल ही अनुकूलतम हल है। यदि सभी रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत के मान ऋणात्मक आते हैं तो इसका मतलब यह है कि वही अनुकूलतम हल। यदि किसी रिक्त वर्ग के विकल्प त्याग की लागत का मान धनात्मक आता है तो इसका आशय क्या है, तो इसका मतलब यह है कि दिए हुए वर्ग को कार्यक्रम में शामिल करने से और अच्छा हल प्राप्त किया जा सकता है। अगर सभी के, जैसा पहले कहा, ऋणात्मक मान आते हैं, सभी रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत का मान ऋणात्मक आता है, इसका मतलब वही हल अनुकूलतम हल है। और यदि किसी वर्ग का मान धनात्मक आता है तो इसका मतलब उसको हम कार्यक्रम में शामिल कर लें तो और अच्छा हल प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए पूर्व में बताई गई प्रक्रिया अनुसार ही एक बंद पथ का निर्माण करेंगे। अर्थात हमने जिस सेल को चुना हुआ इसमें हमको इकाई देवें, तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ग में हम इकाई देना चाहते हैं उसके लिए हम एक बंद पथ का निर्माण करेंगे जो कि भरे हुए वर्गों से ही घूमेगा, भरे हुए वर्गों से ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम करके चलेगा, भरे हुए से भरे हुए वर्ग पर ही। ठीक है। तत्पश्चात इस बंद पथ में माइनस चिन्ह वाले भरे हुए वर्गों में से जिस वर्ग में सबसे कम इकाइयां लिखी हों उतनी इकाई माइनस चिन्ह वाले वर्गों में से घटाकर और प्लस चिन्ह वाले वर्गों में जोड़ देंगे। मान लीजिए उस बंद पथ में 3 भरे हुए वर्ग आते हैं जिनमें माइनस चिन्ह है, एक में 10 इकाई है, एक में 20 है, एक में 25 है। तो सबसे कम इकाई 10 इकाई हैं माइनस चिन्ह वाले वर्गों में, एक में 10 है, एक में 20 है, एक 25 है। तो 10 इकाइयां हम सारे माइनस चिन्ह वाले वर्गों में से तो घटा देंगे, और जो प्लस चिन्ह वाले बंद पथ में आने वाले ऐसे वर्ग जिनमें प्लस चिन्ह आवंटित हो रखा उनमें लिख देंगे, उनमें जोड़ देंगे। ठीक है। तत्पश्चात इस तरह से हम इसमें ये इकाइयों का मतलब जो है परिवर्तन कर देंगे, संशोधन कर देंगे इस आधार पर। यदि
किसी रिक्त वर्ग का शून्य मान आता है तो ये शून्य मान यह बताता है कि इस वर्ग को हल में सम्मिलित कर लिया जाए तो इससे लक्ष्य फलन के मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, किंतु एक नया कार्यक्रम प्राप्त किया जाए। इन टोटल कॉस्ट तो बराबर रहेगी जीरो वाले, अगर किसी रिक्त वर्ग के विकल्प त्याग की लागत का मान जीरो आता है, इसका मतलब उसमें अगर हम एक कोई इकाई आवंटित कर दें किसी दूसरे से कम करके, जो बंद पथ का निर्माण करके ही होगा, तो उससे एक नया कार्यक्रम तो मिल जाएगा लेकिन कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि निम्न प्रश्नों को बोगल अनुमान विधि से हल करिए। ये क्वेश्चन है, इसमें 3 डिमांड सेंटर हैं ABC और 3 सप्लाई सेंटर हैं W1, W2, W3 और इनकी डिमांड है तीनों की 105, 30, 90, 225 और सप्लाई है आपकी 200 यूनिट। तो एक तरीके से अगर आप इसको देखें तो ये अनबैलेंस्ड, असंतुलित समस्या है और इसको सबसे पहले आप एक डमी सप्लाई सेंटर बना करके, जिसकी सप्लाई 25 इकाई होगी, और इसको संतुलित बनाएंगे। संतुलित बना करके इसको पहले बोगल विधि से हल कर लेंगे। यह क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में आपको बोगल अनुमान विधि का जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कराया था, ये वही क्वेश्चन है। इसको हम दोबारा, हमने इस क्वेश्चन की फिगर्स को लेते हुए इसको आगे कर रहे हैं। बोगल अनुमान विधि को मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ केवल आपकी स्क्रीन पे हमने बोगल अनुमान विधि से हल करके जो उसका प्राथमिक हल आया है वह हल आपकी स्क्रीन पर है। एक बार इसको थोड़ा सा हम समझ लें। ये W1 जो सप्लाई सेंटर है, इसकी टोटल सप्लाई 100 इकाइयाँ हैं, जिसमें से यह 10 इकाई A को देगा और 90 इकाई C को देगा। ये आएगा बोगल अनुमान विधि से। इसके लिए कॉलम अंतर बनाया हुआ है, नीचे पंक्ति अंतर बनाया हुआ है और पूरी विधि की चर्चा जो है पूर्व में आपको कर चुका हूँ। W2 जो है, इसकी 25 इकाइयों की सप्लाई है और यह अपनी 25 इकाई पूरी के पूरे A सेंटर को दे देगा। W3 जो है, इसकी 75 इकाइयों की सप्लाई है इसके पास, जिसमें से 70 इकाई A को देगा और B को 5 इकाई देगा। और एक जो सप्लाई हमारी कम पड़ रही थी 25 इकाइयों की, तो डमी सप्लाई सेंटर हमने माना था, इसकी सप्लाई 25 थी और यह अपनी पूरी सप्लाई 25 इकाइयाँ B को दे देगा। इस तरीके से ऊपर से नीचे एक बार हम चेक कर लें, 10, 25, 70, तो ये आपके 105 यूनिट, B का 25 यूनिट और 5, 30 यूनिट और C की 90 यूनिट। इस तरीके से ये प्राथमिक हल जो है, पूर्व में जो हल आपको बताया था उसी समस्या को हमने लिया है। अब हम आगे बात करते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के ऊपर। अभी आपने देखा कि एक क्वेश्चन जो है जिसको बोगल अनुमान विधि से हमने हल किया था और बोगल अनुमान विधि से हल करके उस प्रश्न का प्राथमिक सुसंगत हल जो है वह हमने ज्ञात किया था। अब हम इस स्लाइड के माध्यम से यह देखेंगे, ये आप लोग समझने का प्रयास, समझाने का प्रयास मैं आपको करूंगा कि भाई यह अनुकूलतम हल है या नहीं है। अनुकूलतम हल अगर नहीं है तो उसमें सुधार की क्या कोई गुंजाइश है, सुधार के अनुकूलतम हल को प्राप्त करना है। तो उसके अभी थ्योरी में मैंने आपको इसके कुछ चरण बताए थे। तो सबसे पहले चरण की बात करें, किसी भी क्वेश्चन के अनुकूलतम हल की प्रक्रिया को लगाने से पहले हमें उस प्राथमिक हल के आधार पर यह देखना चाहिए कि यह हल विकसित हल है अथवा अपविकसित हल। जैसा कि पूर्व में बताया, विकसित हल वह हल है जिस हल में भरे हुए वर्गों की संख्या m + n-1 के बराबर हो। m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम -1। इस क्वेश्चन में रो हैं W1, W2, W3 और डमी, यानी 4 रो, और कॉलम है 3 A, B, C। तो 4 और 3 7 में से 1 कम करें तो 6। मीन्स इस क्वेश्चन के भरे हुए वर्गों की संख्या 6 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं भरे हुए वर्ग कितने हैं। W1 रो में 2 वर्ग भरे हुए हैं, W1A और W1C। W2 रो में 1 वर्ग भरा हुआ है और वह है W2A। इस तरह से 3 हुए। W3 में 2 वर्ग भरे हुए हैं, W3A, W3B। तो 3 और 2 5। और डमी वाले में भी, डमी का B कॉलम में डमी वाला जो सेल है वो भरा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें भरे हुए वर्गों की संख्या इस क्वेश्चन में 6 है, लिहाजा यह एक विकसित हल है।
अगर ये अपविकसित हल होता तो जैसे मैंने पूर्व में चर्चा की, तो इसमें रिक्त वर्गों में से, रिक्त कोष्ठकों में से किसी एक कोष्ठक में सामान्य जिसकी लागत न्यूनतम है उसमें एक काल्पनिक संख्या ई लिख करके उसको भरा हुआ वर्ग मान करके फिर आगे की प्रक्रिया लागू करते। अब दूसरे चरण की जो बात आती है कि भाई सर्वप्रथम अनुकूलतम हल की जांच के लिए विकसित हल देख लिया। दूसरे नंबर बात आती है u और v की गणना। जैसा मैंने कहा u और v की गणना भरे हुए वर्गों के आधार पर की जाएगी। और u और b का जो सूत्र आपको बताया, किसी भी भरे हुए वर्ग का u प्लस b इज इक्वल टू सी होता है, या यूँ कह लें ui प्लस vj इज इक्वल टू cij। अब प्रश्न आता है इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो जैसा आपको बताया कि किसी भी रो में कोई भी ऐसी रो का हम चुनाव करें जो सबसे ज़्यादा जिसमें सेल भरे हुए हैं। तो हमने जनरली U1 जो पहली सेल है उसमें 2 वर्ग भरे हुए, हमने इसके U1 का मान 0 मान लिया। अब U1 का मान 0 मान लिया तो W1A सेल जो है इसकी प्रति इकाई लागत 5 रुपये है। तो प्रश्न है कि भाई u और v की वैल्यू बराबर c होता है, तो u1 तो c माइनस अगर हम u1 कर दें तो b1 बराबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से W1C सेल की जो प्रति इकाई लागत 2 रुपये है। अब u1 की अगर इसकी 0 है तो v3 जो है आपका इसका मान हो जाएगा 2, क्योंकि c माइनस u1 करेंगे बराबर b3 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति W2 में आपके W2 में जो है आपका W2A सेल उसकी प्रति इकाई लागत 3 रुपये है। अब लिहाजा चूंकि हमने पहले वाली पंक्ति के आधार पर V1 की वैल्यू 5 मान ली है, निकाल रखी है, और हमें टोटल कॉस्ट इसकी है 3, तो U2 की वैल्यू हम क्या मानेंगे। तो आप वैसे उसी तरीके से कर लीजिए C माइनस V1, चूँकि यहाँ में B1 मालूम है इसका, C माइनस B1 3 में से 5 घटाएंगे बराबर U2 का मान आ गया आपका -2। इसी तरीके से हम अगली रो पे चलें तो अगली रो में भी इसी तरीके से चलेगा। W3A जो सेल है इसके V1 की वैल्यू आपको पहले से मालूम है 5 और इसकी C है 6, तो C माइनस V1 करेंगे, तो C माइनस V1 करेंगे तो 6 माइनस 5 करेंगे तो बराबर U3 की वैल्यू आ जाएगी 1। अब U3 की वैल्यू मालूम है तो इसके जस्ट अगले वाला वर्ग W3V वर्ग जो है उसकी कॉस्ट है प्रति इकाई लागत C है 8 रुपये, और U3 की वैल्यू अपने को मालूम है 1, तो 8 में से 1 जाएगा तो V2 की वैल्यू ऊपर लिख देंगे हम 7 रुपये। इसी तरीके से अब V2 की मालूम है तो उसके नीचे हम आ जाएं डमी वाले रो में। डमी वाले रो में जो B जो कॉलम है उसका B सेल जो है, डमी और B सेल, उसमें पर यूनिट कॉस्ट है 0 और हमें V2 की वैल्यू मालूम है 7, तो C माइनस V2 बराबर U4 हो जाएगा आपका -7। तो इस तरीके से हमने ये सर्वप्रथम U और B की गणना कर ली है। दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में जो है अब हम ज्ञात करेंगे रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत। और रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत का सूत्र आपको बताया था DIJ बराबर UI प्लस VJ माइनस CIJ। कहने का मतलब यह है किसी भी रिक्त वर्ग के विकल्प त्याग की लागत, और इस विकल्प त्याग की लागत को हमने उन रिक्त वर्गों में नीचे बाएं कोने की तरफ ग्रीन रंग से उनको लिखा है। ये रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत को हमने लिखा है। तो पहले हम देखें W1 रो में जो B सेल है ये रिक्त है आपका, इसमें कोई इकाई आवंटित नहीं है। रिक्त वर्ग का मतलब ऐसे सेल, ऐसे कोष्ठ जिनमें कोई इकाई आवंटित नहीं की गई है। तो इसके U1 का मान है 0 और V2 का मान है 7, तो 0 प्लस 7 बराबर 7, -10 करेंगे C, तो 7 - 10 करेंगे तो -3 आ गया। ठीक इसके नीचे वाले कॉलम पे आ जाइए W2B में। W2B सेल की जो पर यूनिट कॉस्ट है C है वो है 7, इसके U2 की वैल्यू है -2 और इसके V की वैल्यू है 7। तो पहले U2 प्लस V2 जोड़ा हमने तो -2 प्लस 7 बराबर आया 5, और 5 में से फिर हमने घटाया C,
-7, तो 5 में 7 जाएगा तो इसकी भी जो आपकी विकल्प त्याग की लागत डी है -2 आएगी। इसके अगला वाला सेल जो राइट साइड में है W2C जो सेल है आपका, W2C सेल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 5। अब इसकी जो U2 है वो है -2 और V3 जो है वो है 2, तो -2 + 2 बराबर जोड़ेंगे 0 और 0 में से इसकी C घटाएंगे -5 करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। इसी के नीचे वाला सेल आ जाएं, ये है W3C, क्योंकि पहले दोनों सेल भरे हुए हैं W3 रो में A और B, C जो है वो खाली है। तो इसके लिए हमने इसके U और V की वैल्यू जोड़ी, तो U3 की वैल्यू है 1 और V3 की वैल्यू है 2, तो 2 और 1 3 और -C इसका है 4, तो 3 में 4 गया -1। फिर इसके नीचे जो डमी वाला सेल है उसका जो C सेल है उसको देखें, तो इस डमी वाले कॉलम में, डमी वाली रो में इसके U4 की वैल्यू है -7 और V3 की वैल्यू है 2, तो 2 और -7 का योग किया तो आया -5। हम लिखेंगे -5 -0 तो बराबर -5 आ जाएगा। इसी रो का जो पहला सेल है, डमी वाली रो का पहला सेल ए कॉलम वाला, ए वाला जो सेल है वह भी रिक्त है, उसके लिए भी इसी तरीके से नियम लगाएंगे। तो U4 -7 और V1 5 प्लस का, तो -7 + 5 जोड़ेंगे तो -2 और -0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सभी रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत जो है, जिसको हमने ग्रीन रंग में दिखाया है, और सारी विकल्प त्याग की लागत ऋणात्मक है। तो अब निष्कर्ष हमें क्या निकालना है कि यदि समस्त किसी भी समस्या के अंतर्गत अनुकूलतम हल की जांच करते समय यदि समस्त रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत यदि ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है, वह इस बात को इंगित करता है कि यही अनुकूलतम हल है। हाँ, अगर किसी सेल का विकल्प त्याग की लागत प्लस आती, धनात्मक आती, तो वह इस बात का द्योतक होता कि भाई एक उसमें सेल में हम कुछ इकाई हम आवंटित कर दें तो हमें और अच्छा हल मिल सकता था। उसके लिए पूर्व में जो आपको विधि बताई है उसी तरीके से जिस रिक्त वर्ग के विकल्प त्याग की लागत प्लस है, इसका मतलब उसके लिए आपको भरे हुए वर्गों के आधार पर बंद पथ का निर्माण करना है, और बंद पथ में आने वाली ऋणात्मक चिन्ह वाले वर्गों में से जो न्यूनतम इकाई हैं उतनी इकाइयाँ बंद पथ में आने वाले भरे हुए ऐसे वर्ग जो माइनस चिन्ह है जिन पे, उनमें से न्यूनतम इकाइयाँ माइनस वाले में से कम करेंगे और प्लस वाले में उनको जोड़ देंगे, और तत्पश्चात एक नया हल प्राप्त होगा, और उस नए हल की भी पुनः फिर हम अनुकूलतम हल है कि नहीं इसकी जाँच करेंगे, और तब तक चलेगी ये जाँच जब तक कि समस्त रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत ऋणात्मक ज्ञात नहीं हो। तो इस प्रकार इसमें सभी विकल्प रिक्त वर्गों के विकल्प त्याग की लागत ऋणात्मक है, तो इस प्रकार यह एक अनुकूलतम हल है। ठीक है, थैंक यू।